1.2 मिलियन डॉलर की एनुअल सैलरी यानी 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं सिर्फ इस लाइट हाउस को गार्ड करने के। क्या आप में हिम्मत है ये जॉब करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा जो नजर रखेगा आप पे जब आप यहाँ काम कर रहे होगे। जब दिल करे आप आराम से सो सकते हो, आराम से उठो, व्यू एंजॉय करो, फिशिंग करो। आपका काम ये होगा सिर्फ ये मेक श्योर करना कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट सही से काम करती रहे। बस यही काम है। 30 करोड़ रुपए मिलेंगे सिर्फ एक लाइट को देखने के लिए कि वो सही से काम करती रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर यहीं खत्म होती है और बुरी खबर यह है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है, ज़ुमान लाइट हाउस को गार्ड करना, क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच है। इससे पहले आप लोग इस जॉब के लिए अपने सीवियां भेजो। ये बात भी सुन लो कि आपसे इधर कोई बंदा भी बात नहीं करेगा, हर तरफ लोनलीनेस होगी। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा गंदे तूफान आते हैं और जो तूफानी लहरें होती हैं वो तो 10 मीटर ऊपर तक टकराती हैं टावर से। इस जॉब में जान जाने का भी खतरा हो सकता है। ये पिक्चर ली गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए। यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरे तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। ये सब जानने के बाद आप में फिर भी हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की। वैसे इस अजीबोगरीब जॉब को देखने के बाद आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया है और ये बात क्यों जरूरी है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। इस चीज के लिए देखना पड़ेगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई। तो ये बात है एंशिएंट जमाने की, जब सफर करने के लिए ना ही रोड्स हुआ करते थे और ना ही कोई गाड़ियां। तो लंबे सफर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका था पानी। एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सियस। ये बड़ा ही जबरदस्त सेलर था और अपने खतरनाक समुद्री सफर के बारे में जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। शिप्स तो पहले जमाने में लकड़ियों की होती थी, तो एक रात कैप्टन पानी में बहुत ही अंधेरे वाली जगह से गुजर रहे थे। पानी के नीचे बड़ी बड़ी रॉक्स थी जिससे इनकी शिप टकराती है। शिप में सुराख हो गया और वो उलट भी गई और इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन मार्सियस ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा जो इनको इस किस्म के खतरे से वार्न कर सके। अब ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि ओशियन बहुत ज्यादा बड़ा है और पैसिफिक ओशियन तो बस छोड़ ही दो। अगर हम पूरी दुनिया का लैंड एक जगह इकट्ठा कर दें 7 कॉन्टिनेंट्स को मिला के, तो भी पैसिफिक ओशियन ज्यादा बड़ा होगा। इसको छोड़ो, अगर हम 5 मून्स भी इस एरिया में रख दें तो भी पैसिफिक ओशियन ज्यादा बड़ा होगा। अब आइडिया हो गया होगा आपको कि ये कितना बड़ा ओशियन है। जब पुराने जमाने में सेलर इस ओपन पानी में सफर करते थे तो उनको कुछ भी नहीं पता होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है और इवन उसका रास्ता किधर से है। नेविगेशन उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। जीपीएस या कोई एडवांस सिस्टम तो होता नहीं था जो सेलर्स को गाइड कर सके रास्ते के बारे में। जीपीएस इन्वेंट हुआ था 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल था 1978 में। कभी कभी गूगल मैप्स पे भी हम लोग टर्न को स्क्रीन पे देखने के बावजूद भी गलत मोड़ लेते हैं। फिर ये पुराने लोग तो क्या ही करते होंगे। तो इन सेलर्स को सूरज पे रिलाय करना पड़ता था, सितारों पे रिलाय करना पड़ता था और शुरुआत के कुछ नेविगेशन टूल्स पे इस ना खत्म होने वाले समंदर को पार करने के लिए। सिर्फ इस नेविगेशन की वजह से 3-4 मुसीबतें और आ जाती थी, जैसे कि कैप्टन एलएस को आई थी। पुराने जमाने में कैप्टन अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशियन क्रॉस कर रहे थे तो रात में एकदम से बादल आ जाते हैं जिसकी वजह से सितारे छुप जाते हैं, जिनको ये देखकर रास्ते का पता लगा रहे थे। और फिर समंदर के इस हिस्से में बहुत तेज तूफान आता है तो ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये लोग ओपन ओशियन में लॉस्ट हो गए थे। क्रू के पास ना ही कुछ खाने के लिए बचा था और ना ही कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से क्रू का बुरा हाल होता है। आपको भी पता होगा कि ओशियन का पानी हम इंसान नहीं पी सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नमकीन होता है। इसके पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये लोग पानी में होने के बावजूद भी प्यासे थे। बहुत सारे क्रू मेंबर्स मर गए थे। कैप्टन को बहुत मुश्किल से लैंड मिला था और फाइनली ये लोग वहां पर जाकर स्टॉप करते हैं। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी के साथ था एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वहां का रूलर था फिटोलमी द सेकंड फिलाडेल्फियस। इसका किंगडम उस टाइम एक प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए, लेकिन इस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला था इसकी लोकेशन। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो शहर के किनारे पे जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था और इसके साथ में देखें कि कितने सारे पत्थर हैं। जब ट्रेड करने वाली शिप रात के टाइम इस जगह से तेज रफ्तार से गुजरती थी तो ये पानी के नीचे नोकदार पत्थरों से टकराती थी। ये शिप्स डूब जाती थी और इनके कार्गो भी जाया हो जाते थे, जिसकी वजह से इनके किंगडम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। किंग पेटोलमी ने अपने किंगडम की मैरीन ट्रेड रूट की सेफ्टी के लिए उस टाइम के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट सोस्ट्रेटस ऑफ सिनिडस को बुलवाया और उनसे इसके सोल्यूशन के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया, एक रोशनी के बड़े से मीनार को बनाना जो
शिप्स को गाइड किया करेगा सेफ्टी की तरफ और साथ ही इनको वार्न भी करेगा पानी के लहरों के नीचे मौजूद खतरे से। डिटर्मिनेशन के साथ सोस्ट्राटस काम शुरू कर देते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जो चीज ये बना रहे हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल बनने वाला है एंशिएंट वर्ल्ड का, द फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया के साहिल पे आइलैंड ऑफ फेरोज के ऊपर ये लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदियों पे पहुंच गया। इसकी हाइट थी 384 फीट और इसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती थी जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 एंशिएंट अजूबों में से एक भी माना गया था, लेकिन सिर्फ इसके साइज की वजह से ये लाइट हाउस अमेजिंग नहीं था, बल्कि इसके पीछे इसका जीनियस डिजाइन भी था। सोस्ट्राटस ने लाइट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिरर और लेंस का सिस्टम भी बनाया था, जिसकी मदद से मीलों दूर जहाज को भी इसकी रोशनी आराम से दिखाई देती थी। जैसे ही लाइट हाउस के बनने की बात फैलती है तो दूर के सेलर्स ने सुकून का सांस लिया। अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के पास पथरीले पानी को नेविगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। तो ये दुनिया का पहला लाइट हाउस एक सेफ्टी का सिंबल बन गया था सेलर्स के लिए, और यहाँ से फिर लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समंदर के किनारों पे बना करते थे, लेकिन जब वक्त के साथ साथ दुनिया भर में ट्रेड बहुत ज्यादा शुरू हो गई तो समंदर के बिजी ट्रेड रूट के बीच में जिधर रॉक्स पानी के ज्यादा करीब होती थी और जिन रॉक्स से शिप को ज्यादा खतरा होता था कि ये कहीं इनको डुबा ना दें, उन जगहों पर भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गए थे। इसी वजह से समंदर के बीचों बीच डिफरेंट लोकेशन पर आपको ये लाइट हाउस देखने को मिलेंगे। शुरू में इन लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी कि रोज लकड़ियां, ऑयल और कोल को हर वक्त इस्तेमाल करना। इसके बाद कैंडल्स, गैस लैंप और ऑयल लैंप्स आ गए थे, लेकिन आग की लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती थी। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी और लाइट बल्ब की इन्वेंशन होती है तो ये लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, क्योंकि इनकी लाइट ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी लाइट हाउस इस लाइट को मीलों दूर किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं, इसका जवाब है ये लेंसेज। 1800 तक इन रिफ्लेक्टर को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था, लेकिन उस टाइम के इंजीनियर्स को एक बात पता चलती है कि लाइट को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है कि लेंस को अगर हम लाइट के सामने रखें। लेकिन इसमें मसला ये था कि जितना मोटा लेंस होगा उतनी ही कम लाइट होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंच फिजिसिस्ट और इंजीनियर फ्रेस्नेल, जिनके पास बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन था। इन्होंने लेंस को एक तो बारीक कर दिया और उसके डिजाइन को इस तरह बनाया था कि सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी। इस तरीके से फैली हुई लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज मोस्टली लाइट हाउसेज में फ्रेस्नेल लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। इस इनोवेशन ने लाइट हाउस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था और लाइट को मीलों दूर से आराम से देखा जा सकता था। तो इस तरह इन लाइट हाउस की मदद से शिप्स को खतरे का आराम से पता चल जाता था। तो वो जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको जॉब बताई थी कि ज़ुमान लाइट हाउस में रहने के लिए आपको 30 करोड़ रुपए मिलेंगे, सिर्फ आपने ये देखना कि लाइट हाउस की लाइट जलती रहे। अब भी क्या आप लोग इस जॉब को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। ये लाइट हाउस तो एंशिएंट जमाने में बना था और इसने पूरी दुनिया की मैरीन ट्रेड की सेफ्टी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। ये तो एंशिएंट राजा की तरफ से बहुत अच्छा कदम होता है, लेकिन हर एंशिएंट राजा भी अच्छा नहीं होता, बल्कि इन्होंने तो जुल्म की हदें पार की हुई थी। ये राजा छोटे छोटे क्राइम्स पर ऐसी सजाएं देते थे जिनको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनकी इन्हीं 6 सजाओं पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस दौर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।